आज पढ़ते हैं हम चैप्टर 10 कंपनीज एक्ट 2013 का, जो कि डील करता है ऑडिट एंड ऑडिटर्स से। इसमें आज हम पहला सेक्शन डील करेंगे, सेक्शन 139। सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 ये कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, subject to the provision of this chapter, every company shall at the first AGM appoint an individual or a firm as an auditor who shall hold office from the conclusion of that meeting till the conclusion of sixth AGM। यानी ये सिंपली ये कह रहा है कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, इस लाइन का सिंपल ये मतलब हो रहा है कि एज पर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर हर कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा अपनी पहली एनुअल जनरल मीटिंग में एक इंडिविजुअल को या एक फर्म को एज एन ऑडिटर, जो कि ऑफिस होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम। यानी फर्स्ट एजीएम में आप अपॉइंट करो और वो फिर ऑफिस होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम, यानी 5 साल के टेन्योर पे। in the manner and procedure of selection of auditor by the members of the company at such meeting shall be such as may be prescribed। as may be prescribed के लिए हम देखेंगे यहाँ पे रूल 3 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2.14। रूल 3 ये कहता है कि इन केस अगर कंपनी के पास ऑडिट इन केस of a company that is required to constitute audit committee under section 177, the committee in in case where such a committee is not required to be constituted, the board shall take into the consideration the qualification and experience of the individual or the firm proposed to be considered for appointment as an auditor। यानी कि जहाँ पे कंपनी में अगर ऑडिट कमेटी आपके लिए मैंडेटरी है या रिक्वायर्ड है अंडर सेक्शन 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट, या तो वो कमेटी अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो उस केस ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए उस इंडिविजुअल का या उस फर्म का जिसे हमें ऑडिटर अपॉइंट करना है। सब रूल 2 ये कहता है कि बोर्ड या कमेटी किसी भी ऑडिटर का एक्सपीरियंस रिगार्ड करते समय ये ज़रूर चेक कर लेगी कि उसके अगेंस्ट कौन कौन से ऑर्डर्स या पेंडिंग प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं अगेंस्ट दी बिफोर ICAI और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और एनी कोर्ट। फिर आता है ऑडिट कमेटी या बोर्ड can call for such information as may be proposed auditor from the proposed auditor as it may deems fit। यानी ऑडिट कमेटी या बोर्ड अगर चाहे तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑडिटर से मांग सकता है रिगार्डिंग उसके अपॉइंटमेंट। सब रूल 3 कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब रूल 1, where a company is required to constitute the audit committee, the committee shall recommend the name of an individual or a firm as an auditor to the board for consideration, and in other case the board shall consider and recommend an individual or a firm as an auditor to the member in the AGM for appointment। If board agrees with the recommendation of audit committee, it shall further recommend the appointment of individual or a firm as an auditor to the member in the AGM। If the board disagrees the recommendation, the audit committee it shall refer back the recommendation to the committee for reconsideration, citing reason for such disagreement। If audit committee, after considering the reason given by the board, decides not to reconsider its original recommendation, the board shall record reason for its disagreement with the committee and send its own recommendation for consideration of the member in the annual general meeting। यानी कि अब इन सब रूल 3 से सब रूल 7 तक के समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे ये कहना है कि जहाँ पे अगर ऑडिट कमेटी कंपनी में है
तो ऑडिट कमेटी नाम रिकमेंड करेगी ऑडिटर को टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास दो ऑप्शन हो जाएंगे, आइदर टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। अगर बोर्ड किसी भी केस में अगर बोर्ड एक्सेप्ट कर लेता है तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, वो सीधे मेंबर्स को एजीएम में नाम रिकमेंड कर देगा, और अगर मेंबर्स रेजोल्यूशन पास कर देते हैं तो वो पर्सन ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा। इन केस अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन को रिजेक्ट करता है तो उस केस में बोर्ड ये रिकमेंडेशन वापस ऑडिट कमेटी को भेजेगा कि वो ये प्रपोज़ल रिजेक्ट कर रहा है और अपना रीज़न स्टेट करेगा। फिर ऑडिट कमेटी के पास दो रास्ते हैं, या तो फिर पहला कि रीज़न को एक्सेप्ट कर ले और उस केस में नया नाम रिकमेंड करे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जिससे कि अगर बोर्ड सहमत है तो वो मेंबर्स को रिकमेंड करते हैं। और अगर ऑडिट कमेटी को लगता है रीज़न देखने के बाद कि नहीं, हम अपने ओरिजिनल डिसीजन पे रहना चाहते हैं, तो उस केस में वो इनका बोर्ड का प्रपोज़ल रिजेक्ट कर देगी। और रिजेक्शन के केस में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर चाहें तो वो डायरेक्टली मेंबर्स को रिकमेंड कर देंगे नाम, और उस केस में ये भी साथ में रीज़न बताना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि क्यों वो डिसएग्री कर रहे हैं ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन से। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ऑडिट कमेटी सबसे पहले नाम रिकमेंड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑडिटर का। फिर उस केस में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे एक्सेप्ट कर ले रहे हैं तो वो मेंबर्स को नाम रिकमेंड कर देंगे और मेंबर्स रेजोल्यूशन पास करके उसे ऑडिटर अपॉइंट कर लेंगे। अगर रिजेक्ट कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो उस केस में वो रीज़न के साथ उसे ऑडिट कमेटी के पास वापस भेजेंगे रिकन्सिडर करने के लिए। और फिर ऑडिट कमेटी रिकन्सिडर करने के बाद अगर बोर्ड के रीज़न से अगर सहमत है तो वो एक्सेप्ट कर लेगी रिकन्सिडरेशन और एक नए ऑडिटर का नाम रिकमेंड कर देगी। लेकिन अगर वो अपने ओरिजिनल डिसीजन पे रहती है तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये ऑप्शन है कि वो डायरेक्टली मेंबर्स को नाम अपने हिसाब से एक ऑडिटर का रिकमेंड कर दें और साथ में एक रीज़न दे कि क्यों वो ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन से डिसएग्री कर रहे हैं। सिंपल एज दैट। फिर 7th रूल कहता है कि द ऑडिटर अपॉइंटेड इन द एजीएम शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग टिल द conclusion of 6th AGM with the meeting wherein such appointment has been made and counted in first meeting। यानी वही कि from the conclusion of 1st AGM till the conclusion of 6th AGM। अब आगे बात करते हैं इसमें। एक मिनट डायरेक्ट हो जाते हैं। फिर हमने सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 कर दिया पहला। अब इसके आगे देखते हैं क्या है। इसके आगे लिखा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट बिफोर सच अपॉइंटमेंट इज मेड रिटन कंसेंट ऑडिटर की चाहिए होगी फॉर सच अपॉइंटमेंट एंड अ सर्टिफिकेट शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑडिटर। यानी कि जब अपॉइंटमेंट होना है तब उस केस में हमें ऑडिटर की रिटन कंसेंट चाहिए कि हाँ वो एज एन ऑडिटर हमारे लिए काम करना चाहता है, और एक सर्टिफिकेट जो कि प्रिस्क्राइब्ड है ADT जो कि प्रिस्क्राइब्ड है रूल 4 में। चलिए आइए रूल 4 देखते हैं। रूल 4 कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड नोटिस टू रजिस्ट्रार। कोई भी इंडिविजुअल या फर्म, द इंडिविजुअल और द फर्म एज द केस में बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड for appointment under the Act, Chartered Accountants Act and the rules and regulation made thereunder। ऑडिटर अगर जो यहाँ पे अपॉइंट होना चाह रहा है उसे सबसे पहले डिक्लेरेशन ये देना होगा कि वो
कंपनीज एक्ट में या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में या उनके प्रिस्क्राइब किसी भी रूल्स या रेगुलेशन में डिसक्वालिफाइड नहीं है। दूसरा, द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज एज पर द टर्म्स प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, यानी कि जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस हो रहा है प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट। The proposed appointment is within the limits laid down by the or under the authority of the Act. The list of proceedings against the auditor or audit firm or any partner of the audit firm pending with the respect to professional matters of conduct as disclosed in the certificate is true and correct. यानी कि सबसे पहले ये बताना कि मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हूँ, और दूसरा अगर कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स चल रही है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए तो वो भी साफ बतानी पड़ेगी, साफ बताना पड़ेगा ऑडिटर को, कंपनी को, ताकि उस केस में बोर्ड या कमेटी जो अगर कंसिडर कर रही है वो उसे भी उस चीज़ को भी रिगार्ड में ले सके कि हाँ इसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग चल रही है, जैसा कि हमने रूल 1 में पढ़ा हुआ, रूल 3 में सॉरी। फिर आते हैं आगे के सेक्शंस पे, काफ़ी बड़ा सेक्शन है। Provided also that the certificate shall also indicate whether the auditor satisfies the criteria provided under section 141, यानी कि सर्टिफिकेट एक और अटैच करना पड़ेगा कि ऑडिटर सेक्शन 141 की क्वालिफिकेशंस फुलफिल कर रहा है। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूँ कि सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद द एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस ऑफ द ऑडिटर। फिर आता है provided also that the company shall inform the auditor concerned of his or its appointment and also file a notice of such appointment with the registrar within 15 days of the meeting in which the auditor is appointed। यानी कि जब कंपनी ने ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया उस केस में कंपनी को ऑडिटर कंसर्न ऑडिटर को या कंसर्न फर्म को ये बताना होगा कि हाँ हम आपको एज एन ऑडिटर अपॉइंट करना चाह रहे हैं, और इस बात के लिए एक नोटिस कंपनी को ADT 1 में फाइल करना पड़ेगा ROC के पास भी विद इन 15 डेज ऑफ द मीटिंग जिसमें ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है। अब बात ये है सबसेक्शन 2 के बारे में। नो लिस्टेड कंपनी और कंपनी बिलोंगिंग टू सच क्लास एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब इस कंपनी बिलोंगिंग टू सच क्लास कौन कौन सी हैं, तो ये वो सब रूल 5 में है। क्लास ऑफ कंपनीज फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 2 of section 139 the class of companies shall means the following classes of company excluding OPC, small company, all unlisted public company having paid up share capital of 10 crore or more, all। चलिए इसको चार्ट के थ्रू समझा देता हूँ कि लिस्टेड कंपनी, सबसे पहले एक लिस्टेड कंपनी, दूसरा OPC, स्मॉल कंपनी, सॉरी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, having paid up share capital of 10 CR or more, तीसरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी having paid up share capital of 50 crore or more, या all the companies paid up share capital below the limit
below the limit specified in point 2 and 3, but having borrowings of more than 50 CR। यानी कि इसमें ये क्लासिफिकेशन इसलिए है कि अगर हम कोई भी पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, अगर वो इंडिविजुअल है या फर्म है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि उसका टेन्योर क्या होना चाहिए। अगर वो एक इंडिविजुअल है जिसे हम एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसका टेन्योर होगा 5 साल का स्ट्रेट टेन्योर, यानी कि 5 साल के बाद वो इनएलिजिबल हो जाएगा अपॉइंटमेंट के लिए एज एन ऑडिटर। वहीं पे अगर कोई फर्म है तो फर्म का टेन्योर होता है 10 साल का, यानी कि एक फर्म 10 साल के लिए किसी भी कंपनी की ऑडिटर बन सकती है। तो ये प्रोविज़न जो है कि इंडिविजुअल का 5 साल का टेन्योर और फर्म का 10 साल का टेन्योर, ये एप्लीकेबल होता है लिस्टेड कंपनी पे। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या मोर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है, या सारी कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल इससे कम है लेकिन उनकी बोरोइंग्स 50 करोड़ से ज़्यादा है, 50 करोड़ और मोर है। हालांकि ये प्रोविज़न 3 तरीके की कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला ओपीसी, दूसरा स्मॉल कंपनी और तीसरा आईएफएससी कंपनी। आईएफएससी कंपनी, ओपीसी और स्मॉल कंपनी पे ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। अनलिस्टेड कंपनी, आईएफएससी पब्लिक कंपनी पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं। Provided that an individual auditor who has completed his term under clause A, यानी कि ये clause के अंदर, shall not be eligible for reappointment as an auditor in the same company for 5 years from the completion of his term। यानी कि एक इंडिविजुअल जिसने अपना एक टर्म 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स का पूरा कर लिया है, वो वापस से एलिजिबल होने के लिए उसे 5 साल का कूलिंग पीरियड देना होगा। यानी वो 5 साल के बाद ही उस एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है उस कंपनी में। एन ऑडिट फर्म which has completed its term under clause B shall be eligible for reappointment as an auditor in the same company for 5 years from the completion of such term। यानी कि चाहे इंडिविजुअल हो या फर्म हो, दोनों को ही अगर उनका टेन्योर पूरा है तो पीरियड लगेगा और उसके बाद ही वो लोग एलिजिबल हैं वापस रीअपॉइंटमेंट के लिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट no audit firm having a common partner or partners to other audit firm whose tenure has expired in a company immediately preceding the financial year shall be appointed as an auditor of the same company for a period of 5 years। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से सपोज करते हैं कि दो फर्म हैं, फर्म ए, फर्म बी। अब दोनों ही फर्म में पार्टनर्स हैं ए, बी, रुको यार, एंड सी। ए, बी, सी पार्टनर है फर्म ए में और फर्म बी में पार्टनर हैं डी, ई एंड ए। तो यहाँ पे इस प्रोविज़न का मतलब ये है कि अगर फर्म ए किसी भी कंपनी के लिए एज एन ऑडिटर अपॉइंट हुई और 10 साल इस फर्म ने अपना पूरा टेन्योर पूरा कर चुकी है, 2 कंसेक्यूटिव ईयर 5 साल का एक, यानी कि 10 साल का टेन्योर अपना पूरा कर चुकी है, तो उस केस में
ये फर्म तो इनएलिजिबल हो गई, बट ये फर्म तो दूसरी फर्म है। लेकिन प्रोविज़न ये कहता है कि अगर दोनों फर्म्स में ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अगर कोई भी पार्टनर कॉमन है, तो उस केस में ये वाली फर्म भी इनएलिजिबल हो जाएगी। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट की डेट पे दोनों ही फर्म में ए जो पार्टनर है वो कॉमन है, तो इस केस में ये फर्म ए और फर्म बी दोनों को ही इनएलिजिबल कर देता है 5 साल की कूलिंग पीरियड के लिए, कि 5 साल से पहले ना तो फर्म ए ना ही फर्म बी अपॉइंट हो सकती है एज एन ऑडिटर फॉर द कंपनी। अब आगे बात करते हैं। Provided also that nothing contained in this subsection shall prejudice the right of the company or the right of auditor to resign from such office of the company। यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इस प्रोविज़न का मतलब यानी सबसेक्शन 2 के आने का ये मतलब नहीं है कि 5 साल के 10 साल का टेन्योर है तो उसके बाद ही ऑडिटर कंपनी छोड़ सकता है या उसको निकाला जा सकता है। नहीं, मेंबर्स का राइट, मेंबर्स के पास भी राइट होगा कि वो चाहे तो 5 साल से पहले हटा दे ऑडिटर को, और ऑडिटर के पास खुद भी राइट होगा कि वो अगर चाहे तो 5 साल से पहले कंपनी से रेजिग्नेशन दे सकता है। Subject to the provisions of this Act, members of the company may resolve to provide that in the audit firm appointed by it, the auditing partner and his team shall be rotated at such interval as may be resolved by the members। यानी कि अगर members चाहें तो वो रिजॉल्व कर सकते हैं कि ऑडिट फर्म में उनके जो ऑडिट कर रहे हैं ऑडिटर्स उन्हें रोटेट किया जाए एट अ सच इंटरवल एज मे बी रिजॉल्व बाय द मेंबर्स, and the audit shall be conducted by more than one auditor। यानी इस सबसेक्शन का मतलब ये है कि अगर मेंबर्स चाहें तो एक रेजोल्यूशन पास करके जो फर्म उन्होंने अपॉइंट की है एज एन ऑडिटर उसमें पार्टनर्स का रोटेशन भी करवा सकते हैं, और अगर चाहें तो एक से ज़्यादा ऑडिटर से ऑडिट भी करवा सकते हैं। मेंबर्स के पास ये पावर है। अब आते हैं सबसेक्शन 4 पे। सबसेक्शन 4 कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 इन द केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी or any other company owned or controlled directly or indirectly by the central government or by the state government or partially by the central government and partially by one or more state government, the Comptroller and Auditor General of India shall, in respect of a financial year, appoint an auditor duly qualified to be appointed as an auditor of the companies under this act within a period of 180 days। यानी कि जैसे हमने सबसेक्शन 1 में अभी पढ़ा था कि वहाँ पे अगर कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करना है तो उसकी ड्यूटी होगी या तो ऑडिट कमेटी की या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, लेकिन उस सबसेक्शन की कोई भी बात सबसेक्शन 4 पे लागू नहीं होगी, यानी गवर्नमेंट कंपनी पे लागू नहीं होगी। और गवर्नमेंट कंपनी के केस में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG अपॉइंट करेंगे ऑडिटर विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यानी जिस दिन फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो रहा है यानी 31 मार्च से, तो 31 मार्च के 180 दिन के अंदर CAG अपॉइंट करेंगे आपकी कंपनी का नया ऑडिटर, ना कि कोई ऑडिट कमेटी या बोर्ड। सबसेक्शन 6 ये कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, the first auditor of a company other than a government company shall be appointed by the board of directors within 30 days from the date of registration, and in case of the failure of the board it shall inform the members, who shall within 90 days at an EGM appoint such auditor। अब इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझा दूँ तो काफ़ी आसान मिल जाएगा, ईजी रहेगा। अगर दो कंपनीज होंगी, एक अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो उस केस में नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में सबसे पहले या तो ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर ले, विद इन
30 days of registration, 30 days of registration, यानी जिस दिन आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके 30 दिन के अंदर या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर ले ऑडिटर को, और अगर बोर्ड फेल हो जा रहा है तो उस केस में रजिस्ट्रेशन से 90 दिन के अंदर, विद इन 90 days, मेंबर्स ईजीएम में वोट करके अपॉइंट कर लें एक ऑडिटर को। वहीं पे अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है तो ये क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएजी अपॉइंट करेंगे विद इन 60 days फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। उनके फेलियर के केस में बोर्ड 30 दिन के अंदर, और उनके बोर्ड के फेलियर के केस में 60 दिन के अंदर ईजीएम में करेंगे हमारे मेंबर्स। यानी कि गवर्नमेंट कंपनी के केस में रजिस्ट्रेशन के, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, अब रजिस्ट्रेशन होने के 60 दिन के अंदर, 60 days के अंदर कल कैग फेल हुए, ये सीएजी फेल हुए, विद इन नेक्स्ट 30 days, अगले 30 दिन के अंदर कर लें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी फेल हुए तो यहाँ से 60 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर अपॉइंट कर लें मेंबर्स इन एजीएम। अब अगर कोई कैजुअल वैकेंसी होती है तो उसकी फिलअप कैसे होगी? तो कैजुअल वैकेंसी के लिए फिलअप होने का प्रोविज़न ये है कि सबसे पहले बोर्ड ऑफ, अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हो रही है किसी नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करेंगे 30 दिन के अंदर, जिस दिन भी वो कैजुअल वैकेंसी हुई है उसके 30 दिन के अंदर। हालांकि अगर वो वैकेंसी हुई है ऑडिटर के रेजिग्नेशन के वजह से, तो उस केस में अपॉइंटमेंट तो कंपनी का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेंगे, लेकिन उसे अप्रूव कराना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, जो कि विद इन 3 months हो जानी चाहिए रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड की। एंड ही शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम। यानी कि अगर कैजुअल वैकेंसी हुई तो कैजुअल वैकेंसी होने के 30 दिन के अंदर आपको ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। हालांकि अगर वो डेजिग्नेशन के थ्रू हुआ है तो उस केस में आप ऑडिटर को 30 दिन के अंदर अपॉइंट कीजिए, लेकिन फिर उसके 3 महीने के अंदर, जब भी रिकमेंड किया है उसके 3 महीने के अंदर आपको मेंबर्स से एजीएम में अप्रूव कराना पड़ेगा, और ये ऑफिस होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। अब इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी तो कैजुअल वैकेंसी फिल करेंगे सीएजी विद इन 30 days, यानी जब भी कैजुअल वैकेंसी हुई उसके 30 दिन के अंदर सीएजी फिल करेंगे। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ सीएजी डज नॉट फिल द वैकेंसी विद इन द सेड पीरियड, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी फिल करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 days। यानी कि गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर कोई कैजुअल वैकेंसी होती है तो पहले 30 दिन के अंदर सीएजी फिल कर दे, अगर सीएजी फेल हो रहा है तो उस केस में अगले 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर देंगे। अगर फिर आगे ये है कि ऑडिटर रीअपॉइंटमेंट हो सकता है 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए। पहला कि वो डिस्क्वालीफाई ना हो रीअपॉइंटमेंट के लिए, दूसरा उसने रिटर्न कंसेंट ना दी हो कंपनी को कि वो रीअपॉइंट नहीं होना चाहता, और तीसरा एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना हुआ हो एक्सप्रेसली ये कहते हुए कि हमें ये ऑडिटर नहीं चाहिए या हमें कोई दूसरा ऑडिटर चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी रेजोल्यूशन पास हुआ है स्पेशल रेजोल्यूशन, तो उस केस में हम पुराने वाले को अपॉइंट नहीं कर सकते। फिर आता है वेयर एट एनी एजीएम नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड, एग्जिस्टिंग ऑडिटर ही कंटिन्यू करेंगे। यानी अगर किसी एजीएम में कंक्लूड हो गई मीटिंग, लेकिन हमने कोई भी ऑडिटर को ना तो अपॉइंट किया ना ही एग्जिस्टिंग वाले को रीअपॉइंट किया, तो एग्जिस्टिंग वाला ही आगे के लिए कंटिन्यू करेगा। Where a company is required to constitute an audit committee under section 177, all appointment including the vacancy of an under this section shall be made after taking into the consideration of such committee।
यानी कि जहाँ पे भी ऑडिट कमेटी है किसी भी कंपनी में सेक्शन 177 के थ्रू, तो उस केस में कंपनी को जितनी भी रिकमेंडेशन आएंगे वो ऑडिट कमेटी के थ्रू ही आना चाहिए। तो यहाँ पे होता है खत्म।